नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। भारत की राष्ट्रीय जीवन में कुछ स्थान केवल स्मारक नहीं होते, वो ऐसे स्थान होते हैं जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां संस्कार आकार लेते हैं और जहां से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के आपका स्वागत करता हूं संघ गाथा की हमारी इस विशेष कड़ी में। आज हम बात करेंगे नागपुर के स्मृति मंदिर परिसर की, एक ऐसा स्थान जहां कदम रखते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई शांत पड़ा हुआ स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत, सक्रिय और सतत कार्यशील परिसर है। आज हम आपको ले चलेंगे डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के उस केंद्र में जो केवल अतीत को संजोने के लिए नहीं बना, बल्कि वर्तमान के गढ़ने और भविष्य के लिए स्वयं सेवक तैयार करने का एक स्थान है। संघ गाथा के इस एपिसोड में हम इस परिसर की रचना, उद्देश्य और उसके पीछे के विचार को उसी क्रम से समझेंगे जैसे वो विकसित हुआ है। भारत के राष्ट्रीय जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो सिर्फ इमारतें नहीं होते, वे विचारों के जन्मस्थान होते हैं, संस्कारों के केंद्र होते हैं और राष्ट्र की आत्मा को आकार देने वाले प्रतीक बन जाते हैं। हेडगेवार स्मारक समिति का परिसर ऐसा ही स्थान है। यहाँ कदम रखते ही व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह किसी साधारण संस्थान में नहीं, बल्कि एक ऐसे केंद्र में प्रवेश कर रहा है जहाँ अनुशासन, सेवा, तपस्या और राष्ट्र निर्माण की धड़कनें एक साथ स्पंदित होती हैं। यह परिसर अपनी भव्यता से नहीं, बल्कि अपनी उद्देश्यपूर्ण रचना से विशेष बनता है। यहाँ के डॉर्मेट्री हॉल केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि संघ की प्रशिक्षण परंपरा का जीवंत रूप है। हर हॉल को इस तरह बनाया गया है कि उसमें 25 स्वयंसेवक 25 दिनों तक एक परिवार की तरह रह सकें। संघ की सबसे छोटी प्रशिक्षण इकाई गण इन्हीं कमरों में आकार लेती है। 22 स्वयंसेवक, 2 शिक्षक और हर दिन का जीवन मानो राष्ट्र के लिए तपस्या की तरह। जिस तरह सेना की बैरकों में एक एक प्लाटून तैयार होती है, ठीक उसी प्रकार इस परिसर का हर कमरा एक एक गण को 25 दिनों के निरंतर प्रशिक्षण का मंच प्रदान करता है। यहाँ एक कमरे में रहने वाले स्वयंसेवकों का आपसी अनुशासन, सामूहिक दिनचर्या और एकजुट जीवन इन्हें आजीवन संघ संस्कारों से जोड़ देता है। और यह बात सिर्फ कुछ कमरों तक सीमित नहीं है। पूरे परिसर में एक साथ 1300 स्वयंसेवक रह सकते हैं। सोचिए, जब इतने स्वयंसेवक एक साथ होते हैं, तब यहाँ का वातावरण कैसा होता होगा। हर दिशा से गूंजती प्रार्थना, अनुशासन की ताल पर चलती पंक्तियां, सेवा के संकल्प और राष्ट्रभक्ति का एक जीवंत प्रवाह। यह स्थान वास्तव में प्रशिक्षण का एक तपोवन बन जाता है। इतने विशाल आवासीय परिसर का केंद्र है 15,000 स्क्वायर फीट का भव्य लेक्चर हॉल। यह हॉल केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, यह वह मंच है जहां हजारों स्वयंसेवक एक साथ बैठकर विचार सुनते हैं, चिंतन करते हैं और राष्ट्र नीति के दर्शन को आत्मसात करते हैं। इस हॉल में जमीन पर बैठने पर 2000 लोग और कुर्सियां लगाई जाए तो 1400 लोग समा सकते हैं। इस हॉल के ठीक नीचे है समान आकार का विशाल भोजनालय, जहां एक साथ 1200 स्वयंसेवक भोजन कर सकते हैं। ऐसे भोजनालय सिर्फ भोजन नहीं परोसते, वे अनुशासन, समानता और सामूहिकता की भावना को मजबूत बनाते हैं। यहाँ भोजन ग्रहण करना भी एक संस्कार माना जाता है, साधारण भोजन किंतु असाधारण भावना के साथ। इतना ही नहीं, यह परिसर सिर्फ आरएसएस का ही केंद्र नहीं है, यह समाज के लिए खुला हुआ सांस्कृतिक और संगठनात्मक मंच भी है। साल के 52 हफ्तों में से लगभग 40-42 हफ्ते यह परिसर गतिविधियों से भरा रहता है। इसका अर्थ है कि यह स्थान सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत, लगातार सक्रिय, जीवन से भरपूर राष्ट्र निर्माण का प्रयोग स्थल है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यह केवल इतिहास को संजोता नहीं, यह वर्तमान को गढ़ता है और भविष्य के लिए स्वयं सेवकों को तैयार करता है। कंदकुर्ती से डॉक्टर साहब का परिवार नागपुर में आया। कंदकुर्ती में त्रिवेणी संगम कहते हैं,
बहुत निकट देवी शारदा का, सरस्वती का बासर स्थान है। तो चिंतन की मूलगामिता, पवित्रता आदि का संस्कार लेकर संभवतः ये परिवार नागपुर आया होगा। डॉक्टर साहब का पारिवारिक वातावरण ये कंदकुर्ती के संस्कारों से बना ही होगा। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। इसी पवित्र स्थल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार तथा उनके उत्तराधिकारी द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर का अंतिम संस्कार किया गया था। यह स्थान संघ की परंपरा, स्मृति और आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र माना जाता है। यहाँ की भवन रचना कई चरणों में विकसित होकर आज एक विशाल और व्यवस्थित परिसर का रूप ले चुकी है। सबसे पहले वर्ष 1962 में स्मृति मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसने इस स्थान की पहचान को एक औपचारिक स्वरूप दिया। इसके बाद 1965 में स्मृति भवन के स्थान पर एक मंजिला इमारत खड़ी की गई, जिसने परिसर के प्रारंभिक विस्तार की नींव रखी। समय के साथ संघ परिवार के बढ़ते कार्यों और आगंतुकों की संख्या को देखते हुए परिसर में नए भवनों का निर्माण आवश्यक हुआ। 1978 में पांडुरंग भवन का निर्माण पूर्ण हुआ, जो संघ के प्रशासकीय उपयोग और विभिन्न गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। 1983 में माधव भवन का निर्माण किया गया, जिसे संघ के इतिहास और प्रशिक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में 1996 में यादव भवन खड़ा किया गया, जो आगे चलकर संघ के कई कार्यक्रमों का आधार बना। इसके बाद 2002 में यादव भवन का विस्तार, एक्सटेंशन किया गया, ताकि और अधिक स्थान उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष 2009 से 2011 के बीच परिसर ने एक बड़े परिवर्तन का अनुभव किया। इस दौरान मधुकुर भवन, स्मृति मंदिर का पूर्ण निर्माण, महर्षि व्यास सभागार तथा पांडुरंग भवन का अंतिम रूप, इन सभी का निर्माण संपन्न हुआ। इससे परिसर का स्वरूप और भी भव्य एवं संगठित दिखाई देने लगा। इसके बाद 2018 और 19 में स्मृति भवन का भी पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण किया गया, जिससे पूरा परिसर वास्तुकला, धरोहर और आध्यात्मिक महत्व के स्तर पर और अधिक समृद्ध हो गया। यही वह स्मृति मंदिर परिसर है जहां वर्ष 1940 में हेडगेवार के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उस समय यह स्थान अत्यंत सरल और प्राकृतिक स्वरूप में था। 1940 के बाद यहाँ एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया और उसके ऊपर तुलसी वृंदावन स्थापित किया गया, जो स्मृति और श्रद्धांजलि का प्रतीक था। 1948 के बाद इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर एक लकड़ी का घेरा, कंपाउंड बनाया गया। एक लकड़ी का मंडप खड़ा किया गया, जिसके ऊपर बेलें छोड़ दी गई थीं, जिससे यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त और शांत प्रतीत होता था। लगभग 1960 तक परिसर का स्वरूप इसी प्रकार का रहा, सरल, सादगीपूर्ण और ध्यानमग्न वातावरण से भरपूर। कि जैसे भारत का चिंतन, विचार, संस्कृति शाश्वत है, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर काम करने वाला कार्य भी वो शाश्वत रहेगा। उसका बाह्य स्वरूप बदलेगा, परंतु आंतरिक जो तत्व है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि काल प्रभाव में कुरीतियाँ आना स्वाभाविक है, दोष निर्माण होना स्वाभाविक है। अगर उस मूल स्वरूप को ठीक रखना है तो समय समय पर परिष्कार होता रहे, यही अपने महापुरुषों ने कहा, और यही काम वास्तव में निरंतर चलता रहेगा। इस कार्य की, इस प्रकार के कार्य की, संघ इस संघ नाम से रहेगा नहीं रहेगा आप उसकी चर्चा न करें। मैं कहूँगा कि संघ जो करना चाहता है वो काम निरंतर आने वाले भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। स्वरूप बदलेगा, बाह्य रूप बदलेगा, कार्यक्रम बदलेंगे, रचनाएं बदलेगी, परंतु मूल जो तत्व है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं, मूल कार्य कभी समाप्त होने वाला नहीं। यह परिसर अपनी भव्यता से नहीं बल्कि अपने उद्देश्यपूर्ण रचना से विशेष बनता है। यहां बने डॉर्मेट्री हॉल केवल रहने की जगह नहीं है, यह उस प्रशिक्षण परंपरा का हिस्सा है जहां 25 स्वयंसेवक 25 दिनों तक एक परिवार की तरह एक अनुशासित जीवन जीते हैं। गण संघ की सबसे छोटी लेकिन सबसे गहन प्रशिक्षण इकाई यही आकार लेती है
जब एक साथ 1300 स्वयंसेवक इस परिसर में रहते हैं, तब यह स्थान सचमुच एक तपोवन में बदल जाता है। यही कारण है कि वर्ष के अधिकतम सप्ताह में यह परिसर निरंतर गतिविधियों से भरा रहता है। मैं भगवा ध्वज हूं, शक्ति, शील और समर्पण का प्रतीक। युगों से मैं तप, त्याग और तेज की कहानी कहता आया हूं। हालांकि समय के साथ यह अनुभव किया गया कि हेडगेवार के अंतिम संस्कार स्थल को एक संगठित, संरक्षित और श्रद्धा से परिपूर्ण स्वरूप दिया जाना आवश्यक है। इसी विचार के चलते वर्ष 1997 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि इस पवित्र स्थान पर एक औपचारिक स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जो न केवल श्रद्धांजलि का केंद्र बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्थल भी रहेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1957 में डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति को विधिवत रजिस्टर कराया गया। यह समिति विशेष रूप से इस निर्माण कार्य, भूमि के प्रबंधन तथा आगे की योजनाओं के लिए बनाई गई थी। उसी समय परिसर में मौजूद 2.2 एकड़ भूमि इस ट्रस्ट को औपचारिक रूप से हस्तांतरित की गई, जो बाद में स्मृति मंदिर परिसर के विस्तार का आधार बनी। इस प्रारंभिक भूमि के अलावा समिति ने आवश्यकता के अनुरूप आसपास की अतिरिक्त जमीन भी खरीदी, ताकि पूरा परिसर भविष्य में संघ के स्मारकों, भवनों और गतिविधियों को समायोजित कर सके। नवंबर 1960 में स्मृति मंदिर के निर्माण का कार्य आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ। यह वह क्षण था जब प्रवेश द्वार से लेकर बाहरी चबूतरे तक एक संपूर्ण आध्यात्मिक परिसर का स्वरूप आकार लेने लगा। निर्माण को विशेष रूप से सादगी, भारतीय वास्तुकला और श्रद्धा की भावना को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। लगभग 1.5 वर्ष की अवधि में निरंतर परिश्रम और समर्पण के बाद जनवरी 1962 में स्मृति मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। इसके तुरंत बाद अप्रैल 1962 में इसका लोकार्पण किया गया, जो संघ परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इस समारोह में अनेक वरिष्ठ स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख लोग उपस्थित थे। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 में इस परिसर में स्मृति मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं था। न वर्तमान के बड़े भवन, न सभागार, न आवासीय व्यवस्था। केवल स्मृति मंदिर का शांत, पवित्र और सरल वास्तु स्वरूप ही इस पूरे परिसर का केंद्र था। यही मंदिर आगे चलकर उस विशाल संघ परिसर का प्रथम आधार और मूल प्रेरणा स्थल बना, जो आज अनेक भवनों, गतिविधियों और स्मृति चिन्हों के साथ एक पूर्ण संस्थागत परिसर के रूप में विकसित हो चुका है। संघ के विचार स्पष्ट है। संघ को जो कहना है वो संघ में, संघ के संस्थापक जो थे उन्होंने संघ के स्थापना के समय ही कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो संघ का विचार स्पष्ट है। संघ ने कहा कि हमें हिंदुओं को संगठित करना है, बहुत स्पष्ट है। संघ ने कहा कि हमें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण और इस राष्ट्र के संवर्धन के लिए कार्य करना है। तो विचार बहुत स्पष्ट है, उद्देश्य भी स्पष्ट है और संघ की रचना भी बहुत मैदानी रचना है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी सीक्रेट जैसी बात नहीं है। हाँ, ये निश्चित बात है, ये सीक्रेट कुछ लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि वो संघ को जो प्रस्थापित फ्रेम्स हैं या उसमें देखते हैं, उस चश्मे से देखते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। और इसीलिए वो जब बात समझ में नहीं आती तो उसको समझने की जगह वो इसको अपने अपने तरीके से, अपने जो उनके लिए जो कन्वीनियंस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए वो इसको सीक्रेट बोल देते हैं। 1965 में स्मृति मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विस्तार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जहां आज का भव्य स्मृति भवन स्थित है, ठीक उसी स्थान पर वर्ष 1965 में एक मंजिला इमारत तैयार की गई थी। यह उस समय परिसर में स्मारक गतिविधियों और आगंतुकों के लिए एकमात्र उपयोगी संरचना थी, जिसने आगे के विकास की नींव रखी। इस इमारत के प्रमुख आकर्षणों में से एक है हेडगेवार की मूर्ति, जो आज भी पूरे परिसर का केंद्र बिंदु मानी जाती है। यह मूर्ति ब्रॉन्ज, कांस्य, धातु से निर्मित है और इसे मुंबई के प्रसिद्ध शिल्पकार नाना साहेब गोरेगांवकर ने अत्यंत कला कौशल और भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ बनाया था। गोरेगांवकर अपनी बारीक शिल्पकारी और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के यथार्थपूर्ण प्रतिरूपों के लिए जाने जाते थे और यह मूर्ति उनके कौशल का सार्थक उदाहरण है।
परिसर के प्रबंधकों के अनुसार इस मूर्ति की नियमित देखरेख अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रतिदिन इसकी सफाई न की जाए तो धूल, नमी और वातावरण के प्रभाव से उस पर परतें जम सकती हैं, जिससे रंग फीका या असमान दिखने लगता है। इसलिए मूर्ति की स्वच्छता और संरक्षण के लिए यहाँ विशेष रूप से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो इसकी नियमित देखरेख सुनिश्चित करता है। इस प्रकार हेडगेवार की यह मूर्ति, जो कलात्मकता, तकनीक और सम्मान का संगम है, 1960 के दशक से ही स्मृति मंदिर परिसर की पहचान और विरासत का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। देखिए, हम अगर परिवर्तन किसी कार्य के अंदर हम देखते हैं तो उसके दो हिस्से हैं। एक होता है बाह्य परिवर्तन, एक होता है आंतरिक परिवर्तन। तो बाह्य परिवर्तन को हमने स्वीकारा है, हमने कई बातें बदली हैं, हमने हमारी प्रार्थना तक बदली, हमारी संघ की प्रतिज्ञा बदली, हमने हमारी आज्ञाओं को बदला, हमने अपने कार्यक्रमों की रचनाओं में परिवर्तन लाया, हमने गणवेश में समय समय पर परिवर्तन लाया। तो युगानुकूल बाह्य रूप बदलता रहेगा, यह हमारी धारणा है। इसलिए उसको बदलने में हमने कभी भी कोई संकोच नहीं किया। समय समय पर जो जो भी आवश्यकताएं रही उसको हम स्वीकार करते गए। लेकिन जो आंतरिक भाग है वो कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। वो क्या है? एक वैचारिक अधिष्ठान है, उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। कार्य के द्वारा जिस प्रकार की मनुष्य शक्ति का हम निर्माण करना चाहते हैं, उस निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन होगा, पर निर्माण की संकल्पना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रक्रियाएं तो समय समय के अनुसार कालानुरूप आती जाएगी, लेकिन मूल जो उद्देश्य है कि समाज के लिए आवश्यक ऐसे लोगों का निर्माण हो, इसलिए उस प्रकार के हम परिवर्तन करते गए। मूल बात में परिवर्तन नहीं हुआ, कार्यक्रमों में परिवर्तन होता रहा। ये जो लचीलापन है, 100 वर्ष की यात्रा का एकमात्र ये रहस्य है कि संघ का लचीलापन और समय के अनुसार बदलते हुए मूल संकल्पना के साथ अंश मात्र भी समझौता न करते हुए चलना, ये हमारे नेतृत्व ने समय समय पर मार्गदर्शन किया। मैं समझता हूँ कि बाह्य परिवर्तनों की ज़्यादा चिंता न करते हुए विचारधाराएं जो आई भारत के अंदर, आपने जैसा कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन विचारधाराओं को हम सोचते हैं तो विचारधारा तत्कालीन रूप से लोग स्वीकार करते गए। हम अपनी शाश्वत विचारधारा को ही लेकर चले हैं। उदाहरण के लिए बताना है तो भारत हिंदू राष्ट्र है, ये कभी भी बदलने वाला विषय नहीं। इस स्मृति मंदिर का स्वरूप केवल वास्तुकला नहीं है, यह प्रतीक है एक विचार का। जब इसके निर्माण की योजना बनी तब यह स्पष्ट किया गया कि यह एक साधारण इमारत नहीं बल्कि एक रथ जैसा होना चाहिए। खुला अग्रभाग निर्भीकता और पारदर्शिता का संकेत है और नीचे की 6 स्तरीय संरचना उसी गति, संतुलन और दिशा का प्रतीक जो किसी भी सामाजिक यात्रा के लिए आवश्यक होता है। यहां स्थापित डॉक्टर हेडगेवार जी का कांस्य मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि उस निरंतर स्मरण का केंद्र है कि विचार व्यक्ति से बड़ा होता है और परंपरा समय से। 1920 के दशक की शुरुआत में भारत में स्वतंत्रता संग्राम चरम पर था। हर सचेत युवा अपनी क्षमता और सोच के अनुसार देश की आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भी प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस में सक्रिय भागीदारी निभाई। वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और इसके चलते 1 वर्ष जेल में बिताया। हालांकि मिस्र में घटित घटनाक्रमों और भारत में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उनके मन में कांग्रेस के प्रति असंतोष पैदा किया। 1923 में हुए सांप्रदायिक दंगों ने उन्हें पूरी तरह से उग्र हिंदुत्व की ओर मोड़ दिया। इस समय डॉक्टर हेडगेवार का मार्गदर्शन सावरकर ने हिंदुत्व को नए दृष्टिकोण से परिभाषित किया। उनके अनुसार सिंधु नदी से पूर्व के उपमहाद्वीप में जन्मे सनातन धर्म, आर्य समाज, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सभी हिंदुत्व के दायरे में आते हैं, जबकि मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस मिट्टी की उपज नहीं है। मन में इस भूमि के प्रति वही भावना नहीं होती जो हिंदुओं में स्वाभाविक रूप से होती है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी।
डॉक्टर हेडगेवार संघ के पहले सरसंघ चालक बने। मंदिर के आधार में जो संरचना बनाई गई है वह भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। मंदिर के ठीक नीचे बनाया गया 6 स्तरीय 6 एलिवेटेड स्ट्रक्चर वास्तव में 6 घोड़ों के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया है। भारतीय परंपरा में रथ के 6 घोड़े शक्ति, गति, दिशा, संकल्प, सामर्थ्य और संतुलन जैसे मूल गुणों को दर्शाते हैं। इस प्रकार स्मृति मंदिर का पूरा डिजाइन सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीकवाद, सांस्कृतिक गहराई और संघ के मूल दर्शन का वास्तु रूपांतर है। बाला साहेब दीक्षित ने गुरुजी की इस कल्पना को वास्तुकला की भाषा में जीवंत कर दिया। आज जो भव्य स्मृति मंदिर खड़ा है वह केवल एक संरचना नहीं बल्कि संघ के मार्गदर्शन, परंपरा और मूल्यों का प्रतीकात्मक रथ है जो समाज को दिशा देने की यात्रा आगे बढ़ाता रहता है। ऐसा है कि संघ का एक मूल जो दृष्टिकोण है कि ये समाज में एक संगठन नहीं है कि जिसे संगठन को बड़ा करके अपने इतिहास लिखना हो। तो डॉक्टर जी की दृष्टि तो ये थी कि मुझे जल्दी से जल्दी समाज को मजबूत करना है ताकि स्वयं समाज ही सक्षम और स्वावलंबी बन जाए, उसकी अपनी व्यवस्थाएं खुद सक्रिय हो जाए, मजबूत हो जाए जैसे कि पहले थी। और इसलिए उन्होंने संघ का जो मूल व्यवस्था बनाई वो ही समाज में पीछे रहकर समाज को मजबूत करने की है। और इसीलिए मतलब संघ का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही ऐसा बना है कि जिसमें समाज का जो कार्य है या समाज के द्वारा जो कार्य होते हैं श्रेय उसी को जाता है, उसी को दिया जाता है। इस परिसर की एक अन्य विशेषता हमें संगठन की व्यापकता का बोध कराती है। जब देश में संघ के 17 प्रांत थे तब प्रत्येक प्रांत की यह इच्छा थी कि उसकी उपस्थिति इस स्मृति स्थल में स्थायी रूप से जुड़ी रहे। समाधान निकला, 17 प्रांतों की 17 टाइलें और उनसे बना यह स्वास्तिक यह केवल सजावट नहीं बल्कि एक वास्तु प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता का और अखंड भाव का। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सक्रिय राजनीति से दूर रखा और इसे मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखा। इसके पीछे उनकी स्पष्ट और दूरदर्शी रणनीति थी। वे नहीं चाहते थे कि संघ अपनी शुरुआत में ही ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में खटकने लगे और संगठन का विस्तार बाधित हो। इसीलिए उन्होंने संघ को राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होने से रोका और इस दिशा में सख्ती से कार्यवाही की। हालांकि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने पर हेडगेवार ने संघ की सभी शाखाओं को पत्र लिखकर सूचित किया कि संघ इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में भाग लेना चाहता है तो वह कर सकता है। हेडगेवार स्वयं भी निजी तौर पर इसमें शामिल हुए थे। स्वस्थिक भारतीय संस्कृति में मंगल, ऊर्जा, कल्याण तथा शुभारंभ का शाश्वत प्रतीक है। इन 17 टाइलों से बना यह स्वस्तिक इस बात का संकेत है कि देश के हर प्रांत की भावनाएं, श्रद्धा और सहभागिता इस स्मारक के साथ जुड़ी हुई है। यह एकता और अखंडता का वास्तु प्रतीक है जो संघ के मूल विचार राष्ट्र एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई है को भी दर्शाता है। इसी पवित्र स्थान पर द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर का अंतिम संस्कार किया गया। 5 जून 1973 को गुरुजी का देहावसान हुआ और 6 जून 1973 को इसी स्थान पर उसी गरिमा और सादगी के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ जैसे 1940 में डोज 1 हेडगेवार का किया गया था। स्मृति मंदिर परिसर हमें यह समझाता है कि राष्ट्र निर्माण किसी एक क्षण की घटना नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह स्मृति भी है, साधना भी है और संगठन की स्पष्ट दिशा भी है। यही वह आधार है जहां से समाज के लिए कार्य करने वाले संगठन खड़े होते हैं और जहां से सेवा, अनुशासन और समर्पण जीवन का स्वभाव बनते हैं। संघ गाथा में यह स्मृति मंदिर केवल एक अध्याय नहीं बल्कि उस पूरी यात्रा की जड़ है जो आगे चलकर समाज और राष्ट्र तक पहुंचती है। आज के एपिसोड भले ही यहां पर समाप्त हो रहा हो, लेकिन 100 एपिसोड के विश्व के इतिहास के किसी भी चैनल पर न चले इतने बड़े महासीरीज का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। शनिवार, रविवार रात 9 बजे, रात 12 बजे वो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप इसको 4K कैमरा क्वालिटी के साथ देख सकते हैं। आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन केवल देखना नहीं है,
इसे साझा भी करना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को जन जन तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा